सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका एक नए दिन नई क्लास में। लास्ट लेक्चर में डब्ल्यूबीसी के बारे में सारे के सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। पांचों तरह की डब्ल्यूबीसी और उनका डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट में आपको व्यवहारिक ज्ञान में बता रहा था कि आने वाले भविष्य में किस तरह के प्रैक्टिशनर आपको बनना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ या विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन, वो ज्ञान आपने ले लिया था। और व्यवहारिक ज्ञान की मैं बात कर रहा था कि दुनिया में जो वायरस नामक चीज़ है, वायरस वर्ड विरियोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पॉइजन। कुछ जगह तो बताया है कि यह एक बेसिक सेल ही नहीं, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डीएनए आरएनए से काम करता है। बाकी बेसिक तौर पर यह बॉडी में एंटर होता है। एंटर होने के बाद यह सेल्फ टाइमिंग होता है, कुछ ही दिनों में यह बॉडी से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होने का लॉजिक होता है कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके पीक पर जाता है, वापस से डिक्लाइन हो जाता है। वायरस की सामान्य तौर पर कोई दवाई नहीं है। जब भी बॉडी में वायरस का संक्रमण होता है तो बॉडी अपने आप डिफेंस करती है, केवल और केवल अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। शायद अब समझ में आ रहा है कि त्रासदी 2020 की कोरोना एक ऐसा वायरस दुनिया में आ गया जिसका कोई इलाज नहीं है। बट कॉमन सेंस लगाओ आप, वायरस का तो किसी का ही इलाज नहीं। जितने भी वायरस हैं उनका इलाज नहीं है। हाँ, सिम्टोमेटिक इलाज अपन सामान्यतः करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में डेंगू, रेबीज, पोलियो, एचआईवी, हेपेटाइटिस, इन सारे वायरसों की चर्चा की थी। अब एक थोड़ा सा और व्यवहारिक ज्ञान में एक टॉपिक पर आपको दे दूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी बोथ आर वायरस। हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस है, एचआईवी भी एक वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर डेंजरस? दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है? कौन सा ज्यादा खतरनाक है? बहुत सारे साथी आंसर दे रहे हैं एचआईवी। तो मैं उनको बता दूं, जो भी ये आंसर दे रहे हैं एचआईवी, वो सारे के सारे सही हैं, क्योंकि एचआईवी इज मोर डेंजरस देन हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से लीवर अफेक्ट होता है। 100 इंसानों में हेपेटाइटिस बी के वायरस का संक्रमण हुआ तो 90 इंसानों में HBsAg जो एंटीजन मिलती है वो एक साल में नेगेटिव हो जाती। 100 में से 90 इंसानों में एक साल में बचे कितने? 10। 10 जो हैं उनमें कम से कम 5 जने ऐसे होते हैं जो 2 या 3 साल में रिकवर हो जाते हैं। बचे कितने? 5 ऐसे होते हैं जिनको आने वाले भविष्य में या तो लीवर का कैंसर हो जाता है या लीवर सिरोसिस हो जाता है। और लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस का मतलब है इंसान की डेथ। हेपेटाइटिस बी से 5 जनों की डेथ हुई जिनका लीवर अफेक्ट हुआ, और उसमें भी वो 5 जने वो थे जिन्होंने अपने लीवर का ध्यान नहीं रखा। अनाप शनाप दवाइयां लेते रहे, एल्कोहल लेते रहे, मन चाहे जितना फैट खाते रहे, लीवर को प्रिजर्व नहीं किया, इस वजह से उनका लीवर खराब हो गया। हाँ, हेपेटाइटिस बी का संपूर्ण रोल रहा, बट सोचो 100 में से 5। दूसरे एंड पर अपन बात करें एचआईवी। एचआईवी वायरस एक बार बॉडी में एंटर हो जाए किसी भी इंसान में, यह इंसान की बॉडी में सरवाइव करेगा। क्वेश्चन है आखिर कब तक? और क्वेश्चन का आंसर है जब तक है जान। एचआईवी का वायरस किसी भी इंसान की बॉडी में एंटर हो जाए तो यह कब तक सरवाइव करेगा?
आंसर है जब तक है जान। जब तक इंसान इस दुनिया में जिएगा तब तक एचआईवी का वायरस उसकी बॉडी में रहेगा। इसका मतलब नुकसान पहुंचाना तो तय है। तो लाइफ लॉन्ग वायरस बॉडी में सरवाइव करता है। आप देखते हैं एचआईवी वाले इंसान की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को अच्छे से रैप करते हैं ताकि उसके बॉडी फ्लूइड से संक्रमण किसी और इंसान को नहीं हो जाए। तो दोनों में जब भी ये बात आए कौन ज्यादा खतरनाक है, आंसर हमेशा एचआईवी होगा। कौन ज्यादा इन्फेक्शियस है, किसी साथी ने जिन्होंने हेपेटाइटिस बी आंसर दिया उनके लिए बता रहा हूं, कहीं पर लाइन पड़ी होगी। अगर क्वेश्चन आए कौन ज्यादा इन्फेक्शियस है, देन आंसर गोज टू हेपेटाइटिस बी। ज्यादा इन्फेक्शियस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। बट मैंने पूछा था ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो आंसर है एचआईवी। अब एचआईवी के बारे में 2-4 पॉइंट आपको बता दूं। कुछ अलग अलग सी वर्ड हैं, सबको अपन मिक्सअप समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द एचआईवी। देखें व्हाट इज द एचआईवी, इट इज ए वायरस। विच टाइप ऑफ वायरस, it is a RNA virus belong to the retroviral family. It is a retrovirus, retrovirus family से belong करता है। जब यह किसी इंसान की बॉडी में एंटर करे, जब यह किसी इंसान की बॉडी में एंटर करे उस इंसान को नाम देते हैं PLHIV या उसको नाम देते हैं HIV पॉजिटिव। PLHIV बोले तो प्यूपिल लिविंग विद HIV, यानी इंसान जो HIV के साथ अपना जीवन जी रहा है। नॉर्मल तौर पर ऐसा मानता है इंसान, एचआईवी का संक्रमण एक बार हो गया महसूस करता है कि भैया मर गए। 90% तो साइकोलॉजिकल डेथ वहीं पर हो जाती है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको 20-20 सालों से एचआईवी का संक्रमण है बट आज तक सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है एचआईवी होने के बाद भी इंसान जी सकता है अगर व्यवस्थित तौर पर लाइफ जिए तो, दवाई लेता रहे और समय समय पर दी जाने वाली मेडिकल एडवाइस को फॉलो करे। तो जिन इंसानों में एचआईवी का वायरस एंटर होता है उनको बोलते हैं PLHIV, एचआईवी पॉजिटिव, पर्सन इन्फेक्टेड विद एचआईवी या रेट्रोवायरल डिजीज। रेट्रोवायरल डिजीज RVD पॉजिटिव के नाम से उनको जाना जाता है। अच्छा, एचआईवी शरीर में एंटर हो गया। एंटर होने के बाद जैसा आप सारे के सारे साथियों को ज्ञान है कि यह अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम की हेल्प करने वाली सेल पर अटैक करेगा। उस सेल का नाम है CD4 सेल या उसका नाम है T हेल्पर सेल। CD4 सेल या T हेल्पर सेल, इस सेल पर जब यह वायरस अटैक करता है और वायरस इसमें एंटर हो जाता है तो यह सेल के DNA के साथ मिलकर रेप्लिकेट करता है। यानी इस वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए CD4 सेल का DNA चाहिए और जब ये इस DNA के साथ मर्ज हो जाता है तो अपनी नई नई कॉपी बनाने लग जाता है। इसका मतलब जब बहुत सारी कॉपी इसमें बन जाती हैं तो यह सेल की दीवार नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद बहुत सारे वायरस इसमें से बाहर निकल जाते हैं और ये वायरस नई CD4 सेल को इन्फेक्ट करते हैं। हर बार CD4 सेल में जाएंगे, हर बार CD4 सेल को मारेंगे। इसका मतलब एचआईवी संक्रमण के दौरान बॉडी में CD4 सेल के काउंट कम होने लगते हैं। यह CD4 सेल अपने इम्यून सिस्टम की हेल्प करने वाली सेल है। इसका मतलब इंसान की सेलुलर इम्यूनिटी डिक्रीज होने लगती है और उसकी बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शन होने लगते हैं। गले में,
ब्रोंकाई में, लंग्स में, ओरल कैविटी में, स्किन में, जीआईटी में, ब्रेन में, किडनी में, हर जगह इन्फेक्शन होते हैं। इनको नाम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और होल बॉडी में इन्फेक्शन होने लग जाएगा तब जब CD4 सेल के नंबर 200 से कम हो जाएंगे। जब CD4 सेल के नंबर 200 से कम हो जाएंगे तो इंसान की बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे और ग्रुप ऑफ सिम्टम इंसान को अपीयर होंगे। इंसान के शरीर में ग्रुप ऑफ सिम्टम का अपीयर होना, इसको अपन बोलते हैं सिंड्रोम। क्यों डेवलप हुआ ये सिंड्रोम? इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से इंसान की इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से यह सिंड्रोम डेवलप हुआ है। ये जो डेफिशिएंसी डेवलप हुई है वो नेचुरल है या आपने बाहर से प्राप्त की है? बाहर से प्राप्त की है। और बाहर से प्राप्त करने की वजह से इसको नाम देते हैं एक्वायर्ड। द कंडीशन इज नोन एज एड्स। द कंडीशन इज नोन एज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हर उस इंसान को जो HIV पॉजिटिव है अपन एड्स का पेशेंट नहीं बोल सकते। हर वह इंसान जो HIV पॉजिटिव है वह एड्स का पेशेंट नहीं है। एड्स का पेशेंट का मतलब है बॉडी के मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं और पर्सन को ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। यह तब अपीयर होंगे जब इंसान में CD4 सेल के काउंट 200 से कम हो जाते हैं। द कंडीशन इज नोन एज एड्स। तो यहां पर 3 अलग अलग अवस्थाएं हो गई। व्हाट इज द HIV? इट इज ए RNA वायरस। व्हाट इज द HIV infected? means the person who are living with HIV virus which is known as PLHIV, people living with HIV or HIV positive. What is the AIDS? It is a syndrome which is characterized when the cell count of CD4 cell has been decreased up to the 200 and opportunistic infection attack upon human body and cause group of symptoms. HIV अलग है, HIV पॉजिटिव अलग है और एड्स अलग है। यह HIV का संक्रमण मेन टू मेन होता है। इस HIV के संक्रमण के लिए क्या क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं? बात करें अपन ट्रांसमिशन, तो जो HIV का ट्रांसमिशन है, चूंकि CD4 सेल मैंने पढ़ाई है तो यहां पर कुछ सिंपल नॉलेज अपन ले रहे हैं। HIV का जो ट्रांसमिशन है वह एक से दूसरे पर्सन में जाता है। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन, या इसको अपन बोलेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने का सबसे कॉमन रूट कौन सा है? आंसर है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डील करें, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो होता है वह 2 वे में होगा। नॉर्मली मेल टू फीमेल और या फीमेल टू मेल। तो किसमें संक्रमण की रिस्क ज्यादा होगी? मेल से फीमेल में। यदि मेल पॉजिटिव है और वह इंटरकोर्स करे नॉर्मल फीमेल जो पॉजिटिव नहीं है, या फिर फीमेल पॉजिटिव है और इंटरकोर्स हो मेल के साथ जो नेगेटिव है, तो संक्रमण की रिस्क ज्यादा है
मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। देखिए यहां पर आंसर है, इसका जो संक्रमण होता है, वायरस में ऐसी क्षमता नहीं है कि बॉडी के बाहर स्किन पर वायरस को छोड़ा जाए और इसका ट्रांसमिशन बॉडी में हो जाए। नो, वायरस स्किन को भेदने में सक्षम नहीं है। वायरस स्किन को भेदने में सक्षम नहीं है। किस तरीके से संक्रमण होता है? जब बॉडी में दो जगह लीजन हो तो एक लीजन से वायरस दूसरे लीजन में जाने में सक्षम होता है। इसका मतलब मेल और फीमेल में से कोई पॉजिटिव है और इंटरकोर्स हो रहा है और मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह के लीजन नहीं है, तो फिर इंटरकोर्स से ट्रांसमिट नहीं होगा, लीजन से ट्रांसमिट होगा। जैसे मेल के, अपन बात करें मेल के अंदर जो सीमन है उसमें वायरस होता है। सीमन को पुट डाउन कर दिया मेल ने फीमेल वेजाइना में। अगर फीमेल वेजाइना में किसी भी तरह के लीजन नहीं है तो फीमेल में ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से फीमेल पॉजिटिव है तो फीमेल के वेजाइनल सीक्रेशन में वायरस है, परंतु यदि मेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में लीजन नहीं है तो फिर अपन मान सकते हैं ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो लीजन होना जरूरी है, यह स्किन को भेद कर अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो संभावना किससे किसमें ज्यादा होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर मेल इन्फेक्टेड है तो फीमेल में ट्रांसमिट होने की संभावना ज्यादा होती है। उसका कारण दिया जाता है कि मेल के सीमन में वायरस प्रेजेंट होता है और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, इनमें कहीं ना कहीं लीजन मिलने की संभावना है। तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन एरिया ज्यादा होने की वजह से मेल से फीमेल में ट्रांसमिशन की संभावना ज्यादा होती। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन। आंसर है सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन रूट होगा। बोले तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा माना जाता है पेरीनेटल रूट। बोले तो इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन होगा। इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन होगा। पेरीनेटल में 3 पीरियड आते हैं, एंटीनेटल डिलीवरी से पहले, इंट्रानेटल डिलीवरी के दौरान और पोस्टनेटल आफ्टर द डिलीवरी। कौन से टाइम ट्रांसमिशन की रिस्क सर्वाधिक होगी? कौन से टाइम ट्रांसमिशन की रिस्क सर्वाधिक होगी? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर है इंट्रानेटल फेज के दौरान। इंट्रानेटल फेज के दौरान, यानी तीनों फेज आए, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इंट्रानेटल, और पूछा जाए कौन से फेज में ट्रांसमिशन होने की सर्वाधिक संभावना होगी, आंसर देना है इंट्रानेटल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें बॉडी फ्लूइड या ब्लड, इसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। इसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। इन्फेक्टेड निडल से, बॉडी फ्लूइड से, सलाइवा से, यह एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है। तो दीज आर द कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर से बच्चे में होता है। इंट्रानेटल फेज में ट्रांसमिशन की संभावना सर्वाधिक है। तीसरा है पेरेंट्रल रूट, दैट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। लास्ट पॉइंट जो फार्मेकोलॉजी का पार्ट है, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ HIV।
इसके लिए दवाइयां देते हैं ART, बोले तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। कब तक लेनी होती हैं इंसान को ये दवाइयां? इंसान को यह दवाइयां लेनी हैं आखिर कब तक? आंसर है जब तक है जान। वो दवाई लेता रहे, साथ में हाइजीन का ध्यान रखे, अपने आप को जिंदगी भर इन्फेक्शन से बचाएगा तो अच्छी खासी जिंदगी सरवाइव कर सकता है। इनमें आने वाली जितनी भी दवाई हैं, कोई भी दवाई वायरस को नहीं मारती, कोई भी दवाई वायरस को नहीं मारती, केवल और केवल वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, बोले तो रेप्लिकेशन को रोकने का काम करती है। तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ए वायरस HIV। देखें यहां CD4 सेल पढ़ाया तो उसमें ये टॉपिक है HIV। व्हाट इज द HIV? इट इज ए वायरस। जिसमें चला जाए उसको क्या बोलेंगे? PLHIV या HIV पॉजिटिव। क्या होगा इसमें? CD4 सेल के काउंट कम हो जाएंगे, 200 से कम हो जाए तो क्या होगा? बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शन होगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर होंगे। अवस्था को क्या नाम देंगे? एड्स। तो HIV, PLHIV या HIV पॉजिटिव एड्स अलग अलग बातें। कैसे ट्रांसमिशन होगा? दीज आर द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इलाज क्या होगा? जब तक है जान तक क्या खानी पड़ेगी? ART, बोले तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इट इज द मीनिंग ऑफ HIV। अब यहां HIV के अंदर और कुछ व्यवहारिक बातें जो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर आना चाहिए। आपके मेरे जैसे मेडिकल साथी, नर्सिंग स्टाफ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए, चूंकि वहाँ मेन पावर कम है, एक साथ इंजेक्शन भर लेते हैं, भरने के बाद ट्रॉली चलाते हैं, एक साथ इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत बार रीकैप करते हैं। वैसे हमेशा मना होती है, कभी रीकैप नहीं करना है, सीधा डिस्ट्रॉय करना है, पर फिर भी रीकैप करते हैं, समय का अभाव होता है। अब रीकैप करते हैं अपन सावधानी से, पर कई बार दुर्घटना घट जाती है। आप रीकैप कर रहे हैं एक को इंजेक्शन लगाकर, और जैसे ही आपने रीकैप किया, वो जो निडल है वो आपने इंजेक्शन लगा दिया है, निडल है वो आपकी फिंगर में प्रिक हो गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर आपने उसकी फाइल देखी, फाइल पर लिखा है HIV पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन है, अब आप क्या करेंगे? अब आंसर दे रहे हैं कि सर सब कुछ तो हो गया, अब करने को बाकी क्या है? अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन देता हूं। कट डाउन द फिंगर, उंगली को काट दो। नंबर 2, पुट द फिंगर इनटू द माउथ, पुट द फिंगर इनटू द माउथ। नंबर 3, स्क्वीज द फिंगर टू एलिमिनेट द ब्लड। और नंबर 4, वॉश द फिंगर विद रनिंग नॉर्मल सैलाइन। क्या आपका काम होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। शुरुआती दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए, कट द फिंगर, क्योंकि वायरस जैसे ही प्रिक हुआ, अगर उसमें वायरस था तो 0.8 सेकंड में ब्लड चला गया। अब 0.8 सेकंड से कम में काट के बताओ, काट ही नहीं सकते, वो तो छोड़ो। पुट द फिंगर इनटू द माउथ, नहीं, भूल के भी गलती नहीं करनी है, बचपन वाला जुगाड़ है ये, क्योंकि मुंह का एटमॉस्फेयर की वजह से यदि कूल है थोड़ा बहुत तो ब्लीडिंग कम हो जाती थी, कभी नहीं करना है। तीसरा, स्क्वीज द फिंगर, यहां थोड़े बहुत साथी हामी भर रहे हैं, वो भी गलत है। स्क्वीज करते हो तो निर्वात बनता है, जहां पर छेद हुआ है वहां वैक्यूम बनता है। स्क्वीज करके जैसे ही छोड़ोगे डबल स्पीड से वायरस अंदर जाएगा। कभी भी फिंगर को स्क्वीज नहीं करना है। तो बचा फिर चौथा, रनिंग नॉर्मल सैलाइन वाटर से धोना है। कि सर क्या इससे वायरस एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद क्या करना है? फिर से आप आंसर दे रहे हो कि सर अब हम क्या करेंगे, जो करेगा वायरस करेगा। तो यहां मेडिकल पर्सनल को यह करना चाहिए, सबसे पहले तो घबराएं नहीं। ऐसा नहीं कि फिंगर प्रिक हुई है
तो वायरस का संक्रमण हो ही गया। 200 से 300 निडल जब एचआईवी की प्रिक होती है तो एक में संक्रमण होता है। इसका मीनिंग है अपने आप को बचे हुए में मानो, ना कि बीमार। ऐसा नहीं कि एचआईवी हो ही गया। साइकोलॉजिकल डेथ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन आप एआरटी सेंटर जाओ, वहां डॉक्टर को बताओ, वो आपको अगले 28 दिन के लिए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देंगे, उनको आप लेते रहो। फिर आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है। इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं आप अगले ही दिन कराओ, नहीं नेगेटिव आएगा। 1 से 6 महीने का इसका विंडो पीरियड होता है। तो 1 महीने बाद आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, फिर 3 महीने बाद भी कराते हैं पूरी 100% सेफ्टी के लिए, 6 महीने बाद भी कराते हैं, और तीनों यदि नेगेटिव आ जाएं तो इसका मतलब आपको एचआईवी का संक्रमण नहीं हुआ। बाई चांस पॉजिटिव आ जाए तो फिर अपने पास कोई उपाय नहीं, जो होना है वो हो गया। जिंदगी भर जब तक है जान तक एआरटी अपन को खानी। इज दैट क्लियर? व्यवहारिक ज्ञान नंबर 1। व्यवहारिक ज्ञान नंबर 2 कि एक मेल और फीमेल दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं। आप एज ए नर्स उनको सलाह दे रहे हो कि आने वाले भविष्य में आपको इंटरकोर्स के लिए मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इस्तेमाल करना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना है इंटरकोर्स के लिए, या कोई जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों आप पॉजिटिव हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है हमेशा इस्तेमाल करना है। मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में वायरस गया है, हो सकता है शरीर में जाकर उसने अपना शेप चेंज कर लिया हो रेप्लिकेट होने पर, तो 2 जनों में वायरस की अलग अलग स्ट्रेन हो सकती है। अब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे बिना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के, मैकेनिकल के, तो दोनों स्ट्रेन एक दूसरे में ट्रांसमिट होगी, तो डबल नुकसान होगा। तो भले ही हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हैं, परंतु आने वाली जिंदगी में इंटरकोर्स के लिए हमेशा मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का तो इस्तेमाल करना ही करना है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं। व्यवहारिक क्वेश्चन नंबर 3। एक मदर जो एचआईवी पॉजिटिव है, उसका बच्चा हुआ और बच्चे की रिपोर्ट एचआईवी नेगेटिव आई। पहली बात तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि उसी से कंफर्म मान लो नेगेटिव है, बाद में भी पॉजिटिव आ सकता है। मदर कहती है मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हूं। देन विच टाइप ऑफ एडवाइज विल यू गिवन? आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? यस यू कैन डू, नो यू कांट डू, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से रोकेंगे या कराने देंगे? देखें, ब्रेस्ट मिल्क को अमृत कहा जाता है। आप किसी भी मदर को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से नहीं रोक सकते। कि सर इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट कंफर्म भी नहीं। उसका कारण है ये बच्चे का जीआईटी है जो स्टेराइल है। ब्रेस्ट मिल्क में यदि वायरस होगा, वह जीआईटी से गुजरेगा, स्टूल के द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर बच्चे के जीआईटी में किसी तरह का लीजन नहीं है तो संक्रमण होने की संभावना नहीं है, इसलिए चाहे तो करा सकती है। अगर मदर चाहे तो करा सकती है ब्रेस्ट फीड, पर एक सलाह निश्चित तौर पर आपको देनी है कि ठीक है अब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, कराओ, पर जिस दिन इसको काऊ मिल्क दो या वीनिंग स्टार्ट करो, आपके मिल्क के अलावा जिस दिन इसको दूसरी डाइट दो या गाय का मिल्क दो, तो आपको ब्रेस्ट मिल्क को पूरी तरीके से बंद कर देना। यानी शुरुआत में या आने वाले टाइम में कभी भी या तो काऊ मिल्क दे रहे हो तो वही देते रहो,
या ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो वही देते रहो। ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, जिस दिन काऊ मिल्क स्टार्ट करो उस दिन ब्रेस्ट मिल्क को बंद कर देना, भूल के भी नहीं देना है। ऐसा क्यों? इसका आंसर है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो मिल्क है उसमें ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, काऊ मिल्क में ये है। 4 महीने तक बच्चा ये वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल अपनी जीआईटी से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब आप उसको काऊ मिल्क पर लोगे, इससे ज्यादा बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जीआईटी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए जीआईटी में थोड़े बहुत लीजन बन जाते हैं। नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है कि जीआईटी में बहुत ज्यादा नुकसान, माइक्रो लीजन बन जाते हैं 5-7 दिन में सही हो जाएंगे। सोचो, बट काऊ मिल्क देने के बाद अगर ब्रेस्ट मिल्क आप दो, इसमें वायरस है, वह इन लीजन से प्रवेश कर जाएगा। बोले तो दोनों तरह के मिल्क को यदि आपने मिक्स कर दिया तो कन्फर्म मान लेना एचआईवी का संक्रमण होगा ही होगा। इसलिए दोनों तरह के मिल्क को आपस में मिक्स नहीं करना है। दोनों तरह के मिल्क को आपस में मिक्स नहीं करना है। तो ये एचआईवी से संबंधित कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन हो गए। क्या हो गए? कभी आपको गलती से निडल प्रिक हो जाए तो घबराओ मत, अगले 28 दिन तक एआरटी लो और जहां प्रिक होती है उसको नॉर्मल सैलाइन से धो। हस्बैंड वाइफ दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं तो क्या भविष्य में इंटरकोर्स के लिए मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करें? यस, करना चाहिए। नंबर 3, मदर के पॉजिटिव होने और बच्चे के नेगेटिव होने पर क्या ब्रेस्ट मिल्क पिला सकती है मदर? यस, पिला सकती है, परंतु ध्यान रहे ब्रेस्ट मिल्क और बोतल मिल्क को कभी मिक्स नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो ये एचआईवी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो गई। इट इज द एंड ऑफ WBC। नाउ कम ऑन टू द थर्ड ब्लड सेल विच नेम इज प्लेटेलेट्स। आरबीसी पढ़ ली अपन ने, WBC पढ़ ली। अब तीसरी सेल का अध्ययन करेंगे अपन, उस सेल का नाम है प्लेटेलेट्स। चलें शुरुआत से ही देखें आप। ये आपके शरीर में बोन मैरो है, आपके मेरे शरीर में। ये इस बोन मैरो के अंदर मेडुलरी कैविटी है, जहां पर सारी की सारी ब्लड सेल का निर्माण होना है। ये जो मेडुलरी कैविटी के अंदर रेड कलर का सब्सटेंस भरा हुआ है, इसका नाम है रेड बोन मैरो। इसी रेड बोन मैरो में सारी की सारी ब्लड सेल का निर्माण होगा। इसी रेड बोन मैरो में सारी की सारी ब्लड सेल का निर्माण होगा। ब्लड सेल का निर्माण करने वाली इस प्रीमिटिव सेल का नाम होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल। इससे ही आने वाले टाइम में सारी की सारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बोन मैरो से कहना पड़ेगा कि आप प्लेटेलेट का निर्माण करिए। बोन मैरो से कहने के लिए आपकी मेरी बॉडी में लीवर है। यह लीवर ब्लड में एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। व्हाट इज द थ्रोम्बोपोएटिन? इट इज ए हार्मोन। इट इज ए हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर, स्टिमुलेट बोन मैरो फॉर प्लेटेलेट प्रोडक्शन। यानी बोन मैरो से कौन सा सब्सटेंस कहे कि भैया तू प्लेटेलेट बना, तो थ्रोम्बोपोएटिन कहेगा। इसके बाद बोन मैरो प्लेटेलेट बनाना स्टार्ट करेगा। स्टीम सेल आगे चलकर बाइफरकेट होगी और आगे चलकर इससे निर्माण होगा मेगा कैरियोसाइट का। यह पर्टिकुलर सेल बनेगी।
इसको अपन नाम दे रहे हैं मेगा कैरियोसाइट। बाद में इस मेगा कैरियोसाइट का फ्रेगमेंटेशन होगा, टुकड़े होंगे, और मेगा कैरियोसाइट के ये जो टुकड़े हैं, इन्हीं टुकड़े को नाम देते हैं अपन प्लेटेलेट्स। यानी प्लेटेलेट बनाने वाली जस्ट प्रीमिटिव सेल मेगा कैरियोसाइट। प्लेटेलेट का निर्माण कहां पर हो रहा है? रेड बोन मैरो में हो रहा है। प्लेटेलेट का निर्माण कौन सा हार्मोन करा रहा है? थ्रोम्बोपोएटिन करा रहा है। थ्रोम्बोपोएटिन कहां से आ रहा है? आंसर है लीवर से आ रहा है। इन प्लेटेलेट का निर्माण बोन मैरो में हो गया। बोन मैरो में इनका निर्माण होने के बाद यह प्लेटेलेट क्या काम करेंगी? यह सारी की सारी प्लेटेलेट अपने ब्लड में आ गई। ब्लड में आने का मतलब है ब्लड वेसल में आ गई, और ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है। कभी किसी कारणवश अपनी ब्लड वेसल में कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी होने के बाद उस जगह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, चूंकि इंजरी हुई है, यहां पर रफ एज का निर्माण हो गया है। इन रफ एज पर जाकर प्लेटेलेट एडियर हो जाती हैं। इसको बोलते हैं प्लेटेलेट प्लग फॉर्मेशन, और साथ में यह ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती हैं। तो ये जो ब्लीडिंग है, ये ब्लीडिंग कुछ ही देर में रुक जाती है, क्योंकि यहां पर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड वेसल के रप्चर होने के बाद होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में प्लेटेलेट का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, और इस बहते हुए ब्लड का रुकना, इसको नाम देते हैं हीमोस्टेसिस। इस बहते हुए ब्लड का रुकना, इसको अपन नाम देते हैं हीमोस्टेसिस। तो अपन बोलेंगे प्लेटेलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द हीमोस्टेसिस। प्लेटेलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द हीमोस्टेसिस, यानी हीमोस्टेसिस के दौरान बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं प्लेटेलेट। बॉडी में होने वाली समस्त तरह की ब्लीडिंग, रप्चर, इंजरी को हील करने के लिए प्लेटेलेट बेहद मैंडेटरी होती। यह प्लेटेलेट अपने ब्लड में पहुंचने के बाद लगभग 4 से 9 दिन तक जीवित रहती। तो अपन यहां पर बोलेंगे द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ प्लेटेलेट। द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ प्लेटेलेट, the answer is 4 to 10 days. The answer is 4 to 10 days. That is the normal description of platelet. इसके अलावा प्लेटेलेट बहुत सारी परिस्थिति में बढ़ जाती है, बहुत सारी परिस्थिति में बढ़ जाती है, और बहुत सारी परिस्थिति में कम हो जाती। चलें वैसे ही पूछ लो, फिर बता दूंगा। प्लेटेलेट्स के नंबर बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। प्लेटेलेट के नंबर कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। मैं कुछ कंडीशंस बोलूंगा, आपको आंसर देना है इसमें साइटोसिस होगा या पीनिया। कंडीशन नंबर 1, इंजरी और ट्रॉमा। क्या देखने को मिलेगा? नंबर 2, एप्लास्टिक एनीमिया। नंबर 3, आफ्टर सर्जरी। नंबर 4, बोन मैरो डिप्रेशन। नंबर 5, आफ्टर द कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। मेरे हिसाब से 100% साथियों के द्वारा सोचा गया क्वेश्चन का आंसर सही है। इंजरी हो, ट्रॉमा हो, सर्जरी हो, बॉडी में ब्लड वेसल टियर हुई है,
टीयर होने के बाद प्लेटेलेट की आवश्यकता है तो बॉडी में प्लेटेलेट के नंबर बढ़ जाते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बाद बॉडी में प्लेटेलेट के नंबर कम हो जाते हैं। तो इट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटेलेट। ध्यान रखने वाली बात, आपके मेरे शरीर की हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको दे दी अपन ने? आरबीसी को। आपकी मेरी बॉडी में सुबह से शाम तक नॉर्मल दिनचर्या में हजारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, बट अपन बीमार नहीं होते हमेशा। कभी कभार हो भी जाते हैं। क्यों नहीं होते बीमार? बिकॉज वी आर हैविंग द WBC, दे आर नॉन एज सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिनको ह्यूमन बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है। और आपकी मेरी बॉडी में 24 घंटे GIT चलता है। ओरल कैविटी में जगह जगह कट डाउन है, स्किन के नीचे भी होता रहता होगा। पता नहीं कितनी कैपिलरी रप्चर होती हैं, पर अपन को ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती। उसको रोकने वाली सेल आपके मेरे ब्लड में मौजूद हैं। दीज आर द प्लेटेलेट्स। डेंगू, चिकनगोनिया, नोज से ब्लीडिंग होना, आइज में ब्लीडिंग होना, स्टोमक में ब्लीडिंग होना, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना, स्किन में एपिडर्मिस के नीचे रेड पर्पल कलर के चकते बन जाना, जिसको परप्यूरा बोलते हैं, चेहरे पर रेड पर्पल कलर के चकते बन जाना। क्यों होता है उनमें? ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटेलेट कम हो गई तो बॉडी में जगह जगह से ब्लीडिंग हो रही है। तो आपके मेरे शरीर में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली सेल का क्या नाम है? प्लेटेलेट। फिर से सिस्टमेटिक पढ़ें। सबसे पहले प्लेटेलेट का निर्माण, दैट इज नॉन एज थ्रोम्बोपोइसिस। Origin, development and maturation of platelet are known as thrombopoiesis. Next, site of thrombopoiesis. The thrombopoiesis take place in red bone marrow. Next point, stimulator of thrombopoiesis, thrombopoietin. It is a hormone secreted from liver, stimulate bone marrow for thrombopoiesis. Next, the precursor of thrombocyte or platelet. Answer is megakaryocyte. Megakaryocyte are the precursor of platelet. The lifespan of platelet are 4 to 9 या 10 days. What are the function of platelet? The platelet play an important role during the hemostasis. बोले तो stoppage of bleeding. बॉडी में ब्लीडिंग को स्टॉप करने में प्लेटेलेट का इंपॉर्टेंट रोल है। वेरिएशन इन नंबर ऑफ प्लेटेलेट, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटेलेट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटेलेट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कौन कौन सी कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलेगा? आंसर है इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी। और किस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा? आंसर है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के बाद बोन मैरो डिप्रेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, डेंगू और चिकनगोनिया। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटेलेट। सिस्टेमेटिकली क्या पढ़ाया मैंने प्लेटेलेट के अंतर्गत? दे आर द नॉन न्यूक्लिएटेड। देखें, इनमें भी क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता। वैसे प्लेटेलेट और आरबीसी दोनों आ जाएं अलग अलग, और कोई आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियस किसमें नहीं होता, तो आंसर प्रायोरिटी पर आरबीसी है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन द न्यूक्लियस,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन द न्यूक्लियस? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, नन ऑफ देम। तो क्लियर न्यूक्लियस किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में। बाकी न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता, क्लियरली नहीं होता, और इसमें भी न्यूक्लियस के टुकड़े होते हैं, तो बेसिकली इसको नॉन न्यूक्लिएटेड माना जाता है। दे आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, थ्रोम्बोपोइसिस। origin, development and maturation of platelet is known as thrombopoiesis. Origin, development and maturation of platelet is known as thrombopoiesis. The site of thrombopoiesis, answer is red bone marrow. The site of thrombopoiesis, answer is red bone marrow. The stimulation for thrombopoiesis, answer is thrombopoietin. It is a hormone mainly secreted from liver, stimulate bone marrow for platelet production. Which of the following cell is precursor of platelet? Answer is megakaryocytes. It is the precursor of platelet. The lifespan of platelet are, answer is 4 to 9 days. Answer is 4 to 9 days. What are the main function of platelet? It play an important role during the hemostasis. What is the hemostasis? Stoppage of bleeding. What is the hemostasis? Stoppage of bleeding. The increased number of platelet is known as thrombocytosis. The decreased number of platelet is known as thrombocytopenia. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब आंसर आपको पता है, सर्जरी, ट्रॉमा, इंजरी। सर्जरी, ट्रॉमा, इंजरी क्या देखने को मिलेगा? आंसर है थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन, आफ्टर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, और सबसे इंपॉर्टेंट डेंगू और चिकनगुनिया, इनमें क्या देखने को मिलेगा? आंसर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट से संबंधित सारे के सारे फैक्ट आई थिंक क्लियर हैं। सिंपली यही अपन को जानना था, जो अपन ने जान लिया। प्लेटलेट का बनना, अच्छा प्लेटलेट का एक अलग से नाम है जो ये अपन बार बार ले रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इज द अनोदर नेम ऑफ प्लेटलेट। तो इट इज द एंड ऑफ प्लेटलेट। तीनों तरह की सेल हो गई। शरीर में ब्लीडिंग को रोकना है तो कौन रोकेगा? प्लेटलेट। ऑक्सीजन पहुंचानी है हर एक सेल को, कौन पहुंचाएगा? एरिथ्रोसाइट। किसी भी तरह के हानिकारक सब्सटेंस से लड़ना है तो कौन लड़ेगा? डब्ल्यूबीसी। तो ये तीनों तरह की ब्लड सेल का ब्रॉड वे में डिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ये तीनों सेल का निर्माण कहां होता है और कैसे होता है। कहां होता है और कैसे होता है? इन तीनों ब्लड सेल के निर्माण को अपन नाम देते हैं हीमोपोइसिस। नाम देंगे अपन हीमोपोइसिस, ब्लड का निर्माण। और ब्लड में तीनों की तीनों ब्लड सेल का निर्माण, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। ये सारा का सारा अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ये बेहद जरूरी टॉपिक होगा।
हालांकि ऐसा नहीं एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट इस वजह से क्योंकि एनीमिया का टॉपिक इस टॉपिक के बिना समझना मुश्किल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन तीनों ब्लड सेल का निर्माण पढ़ेंगे। तो ये आपकी तीसरी सेल कंप्लीट होती है। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं अपन, और सारी ब्लड सेल का निर्माण बोन मैरो में किस तरीके से होता है वो अपन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।